इसलिए वो महंगा है। और उससे बहुत अच्छा हमारे कंट्री का सामान जो सस्ते में है, उसको लेने के बजाय लोग उसको ले रहे हैं। ये क्या है? ये ख़राब मेंटलिटी है। और ये लुटेरे लोगों ने लूटा था कंट्री को, यही सब कह के। और आज भी देखो कई कोचिंग वाले हैं लुटेरे। क्या करते हो, क्या पढ़ाते हो? हीरा मोती कायदे से तो आता नहीं, फिजिक्स भी, और कोचिंग खोल के बैठे हो और टीचरों से पढ़वा रहे हो। 1.5 लाख रुपए फीस, किस बात की 1.5 लाख रुपए फीस है? उससे पूछो कि तूने इतना फीस क्यों रखा है, क्या तुम करते हो इसमें, क्या करते हो? रद्दी के भाव तुम्हारा मॉड्यूल है 10 रुपये किलो, 5 किलो होगा तो 50 रुपये हो गया, और आगे बढ़ो, ऐसे ऐसे जोड़ो। हाँ, अब लेकिन वो 1.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लेता है। वो क्या है? पैसा ज़्यादा है। तो हमारे देश में धन पशु बहुत हैं। क्या है? धन पशु। पैसा कमा लिए, बुद्धि नहीं है, और वो जाके फेंक आते हैं। उनको खुद पे न भरोसा है, न उनको अपने बच्चे पे भरोसा है। ले आके दे आए, वो भी लूट लेगा। वो तो लूटने आया ही है, उसको क्या मतलब है देश का क्या होगा? उसको क्या पता कि इलाहाबाद की पब्लिक कैसी है? उसको क्या पता कि यहाँ कितनी गरीबी है, कितनी परेशानी है? उसको क्या पता? उसको तो यही सब पता है कि हमें अपना लूटना है, हमें अपना खाना है। तो बच्चों यही बताया, क्या बता रहा था? महंगा है तो अच्छा ही होगा, ये कोई ला नहीं है। महंगा तो जहर भी होता है, खा लो, अच्छा है। तो अब हमें क्या करना है? हमें अपने काम का रेगुलेटर बनवाना है। अब रेगुलेशन, आप उसे बोलो कि मेरे को 60% इफ़िशियंसी का रेगुलेटर बनाओ, और वो चाहे जितने रुपए का बने उसको बनाओ, और उसको ले जाके लगा दो बच्चों, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब वो कैसे इफ़िशियंसी निकालोगे, ये सबके कॉमन घर की बात है, मैं बता देता हूँ। नहीं कैसे जान पाओगे, कौन बताएगा? देखो यहाँ पे आपको 2 बोल्ट निकालनी है। एक बार आपको निकालना है VNL। VNL क्या है? नो लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज मतलब आप घर में कोई अप्लायंसेस ऑन मत करो और मीटर पे देखो कितना वोल्ट आ रहा है, वो हो गया नो लोड वोल्टेज। दूसरी बार बच्चों, घर में जितना भी सामान है, जितना भी आप चलाना चाहते हैं, सबको ऑन कर दो, और जब सबको ऑन कर दोगे तो वो आ जाएगा फुल लोड वोल्टेज। फुल लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज आ जाएगा। अब आपने ये पता कर ली, मान लो ये 220 वोल्ट आया और ये 180 वोल्ट आया। अब इसके बाद आप लिखेंगे रेगुलेशन इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी नीटा मैं परसेंट में लिख रहा हूँ, तो क्या लिखोगे आप लोग? VNL नो लोड माइनस VFL फुल लोड, नो लोड और फुल लोड, और फिर डिवाइडेड बाई VNL नो लोड और इनटू 100। ये एफिशिएंसी आ गई। अब आपने निकाल लिया 220 माइनस 180 अपॉन 220 इंटू 100। जितना परसेंट आया उतना परसेंट उसको ऑर्डर दो, वो बना के आपको देगा, और घर में लगा दीजिए। कोई फ्लक्चुएशन में डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और अगर आपने इतने एफिशिएंसी का बच्चों नहीं लाया तो पैसा भी जाएगा और वो काम भी नहीं होगा। इसलिए आपको पढ़ाया गया कि ज़रूरत पड़ेगा आपके लाइफ में तो किससे पूछने जाओगे तो आपको पता रहेगा। सर एक बार रेगुलेशन एफिशिएंसी बता दिए थे, हम लोग सब बनाते थे, जब पढ़ाई करते थे सब बना के रख देते थे। अभी भी सामान मैं मंगा दूँ, आप हमको दीजिए, सामान मंगा दूँ और हम बना के दे दें आपके घर में, ले जाइए रेगुलेटर लगा दीजिए, कभी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा नहीं, कतई नहीं होगा, उसी पे चलेगा। तो ये सब हम बना लेते हैं, मतलब सभी इंजीनियर बना लेता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना कहानी हो गई। तो आपको क्या बता रहा था कि जीनर डायोड का यूज़ क्या है और वो हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। अब बच्चों यहाँ तक की बात हो गई। अब आप एक सवाल लगाएंगे। जीनर डायोड में अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल PN जंक्शन पढ़नी है, और वो भी किस में? फॉरवर्ड बायस में। तो अब आगे लिखें आप PN जंक्शन डायोड, PN जंक्शन डायोड एज फॉरवर्ड बायस, एज फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस।
इतना लिखो आप, बस इतना लिखो। पीएन जंक्शन डायोड एज, क्या मैंने बोला था, क्या काम करेगा बच्चों, याद हो तो बताओ। एज रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर कैसे होगा, क्या काम करेगा, उसी को बताएंगे आपको। रेक्टिफायर का मतलब क्या हुआ, कि अल्टरनेटिंग करंट को एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो रेक्टिफायर का मतलब है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और ये दो रेक्टिफायर होगा। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर। बड़ा ध्यान से, बड़ा शांत होकर सुनते रहेंगे, लिखते रहेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको आप लिखेंगे HWR, हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर हमें हाफ वेव रेक्टिफायर बनानी है तो कितने डायोड लगाना पड़ेगा, एक डायोड, केवल एक डायोड। यहाँ पे हमें सिंगल डायोड लगाना है। कैसे लगाएंगे आपको देखो दिखा रहे हैं। बच्चों लोग, ये होता है इनपुट वोल्ट। क्लास में कोई लोग बोल रहे हैं अपना मुंह बंद करो, तुरंत शांत हो जाओ, जितना अधिक शांत हो पाओ, और नहीं तो चुपचाप क्लास से निकल के भाग जाओ। और एकदम मुंह बंद रखना और हम सही से इसको बता दें, नहीं भी बीच क्लास में छोड़ देंगे और चल दोगे आप अपने आप। इसमें देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट आ रही है। कम से कम 2-3 पल्स यहाँ पे हमें बनाना है। चलो हो गया, ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ। इतना ही बनाते हैं। अब ये आपको इनपुट वोल्ट इसमें दिया जा रहा है और यहाँ से बाहर आएगा, ऐसे हम लाइन बनाते हैं इसमें। इसे बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर। और ये होता है प्राइमरी कॉइल, और यहाँ पे होता है सेकेंडरी कॉइल। ये है ट्रांसफार्मर। हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं, कभी कभी किताबों में किसी में बनाया है, किसी में नहीं बनाया है, आपको बनाना है। और बच्चों यहाँ पे आपने लगा दी डायोड, और इस डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो RF है। रिवर्स बायस में कितना रेजिस्टेंस होगा, इनफाइनाइट। और फॉरवर्ड बायस में हम क्या मानते हैं, RF। बहुत कम होगा लेकिन कुछ होगा, क्योंकि डिप्लेशन लेयर की थिकनेस 0 नहीं हो पाती, कुछ रहता है, थिकनेस कम हो जाती है लेकिन रहता है फॉरवर्ड बायस में। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ वो सुनते रहना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लगाई, और ये रेजिस्टेंस जो है ना वो लोड रेजिस्टेंस है, RL। और आपको इसके एक्रॉस जो वोल्ट मिलेगा उसे पाना है। तो देखो 0 हो गया, ये T/2 हो गया, ये T हो गया, ये 3T/2 हो गया। तो पहला जब हाफ साइकिल आएगा, ये वाला देखो, ये वाला जब हाफ साइकिल आएगा, ये वाला जब हाफ साइकिल आएगा तो ये प्लस हो जाएगा P वाला, तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और जब दूसरा नेगेटिव वाला आएगा तो P माइनस हो जाएगा, तो रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस में कितना रेजिस्टेंस होगा, इनफाइनाइट। तो करंट कितना होगा, 0। तो बताओ इसमें कौन कौन करंट आउटपुट में मिलेगा, सभी करंट मिलेगा। 0 से T/2 मिलेगा कि नहीं, ये बताओ। T/2 से T मिलेगा कि नहीं, हाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किस में है, रिवर्स बायस में। T से लेके 3T/2 मिलेगा कि नहीं, क्यों मिलेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस है। तो बच्चों आपको यहाँ पे हाफ साइकिल ये मिला और इसके बाद हाफ साइकिल ये मिला, तो बीच बीच में आपको करंट नहीं मिलेगा, बीच बीच में मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा।
चलिए, ये तो आपने यहाँ पे दिखाया। अब बच्चों इसमें रेक्टिफिकेशन आप पहला नंबर पे लिखोगे। अब कैलकुलेशन शुरू कर रहा हूँ। पहले नंबर पे है पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV। क्या बोला? पीक इनवर्स वोल्टेज। अब अगर ये वोल्ट यहाँ पे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है, वोल्ट। करंट अगर जा रही है अल्टरनेटिंग तो I बराबर क्या होगा? I0 साइन ओमेगा टी। तो जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो V0 होगा। और यहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, रेक्टिफिकेशन फ्रीक्वेंसी, रेक्टिफिकेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगा। मतलब रेक्टिफिकेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगा। पीक इनवर्स वोल्टेज PIV माने पीक इनवर्स वोल्टेज, वो V0 होगा। मतलब जो मेन सोर्स का वोल्ट है वही रहेगा, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वही रहेगा। अब आप यहाँ पे आगे लिखेंगे दूसरा नंबर। बच्चों मेरे को पता करना होता है यहाँ पे एवरेज करंट। दूसरे नंबर पे आप निकालोगे एवरेज करंट। एवरेज करंट माने इसे आप लोग लिखते हो DC करंट। कौन सी करंट? DC करंट। एवरेज करंट से यहाँ मतलब है DC करंट का। अब DC करंट हम निकाल रहे हैं IDC बराबर, एवरेज कैसे निकालते हैं? जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या लिखते थे? VDT/dt। एवरेज करंट निकालनी है तो क्या लिखोगे? IDT/dt। तो यहाँ पे हम IDT/dt लिखेंगे। तो ये मैं लिख सकता हूँ I को I0 साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, I0 साइन थीटा d थीटा अपान d थीटा। अब देखो यहाँ पे आधे साइकिल में 0 से पाई में मिलेगा करंट, और दूसरे आधे साइकिल में जब आप पाई से 2 पाई लिखोगे, पाई से 2 पाई, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 0। समझ आया? तो आधे साइकिल में तो आपको करंट मिलेगा, पहला हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिला और दूसरे हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं मिला। हम 0 से T/2, T/2 से T भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे कैलकुलेशन मुझे जो आसान लगेगा वो साइन थीटा में लगेगा। थीटा को क्या लिखा है? ओमेगा टी। जहाँ पे ओमेगा टी है ना उसकी जगह क्या लिखा है? थीटा। तो बच्चों मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या होगा? 0 से पूरा 2 पाई। क्या होगा? 0 से लेके 2 पाई तक पूरी साइकिल जा रही कि नहीं? इनपुट में तो पूरी साइकिल जा रही है ना, आउटपुट में नहीं मिल रहा है ना मिले, लेकिन इनपुट में तो दिया ना। मैंने तो पूरा पढ़ाया, आपको ना आए, एको अक्षर ना आए, ना आए, लेकिन हमने तो पढ़ाया ना। तो बच्चों मैंने तो इनपुट दिया, आउटपुट में नहीं आया, ना आए, तो जो आएगा वो लिखेंगे, जो नहीं आएगा 0 करेंगे। सीधी सी बात है। अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, साथ में लिखते रहेंगे, टाइम नहीं मिल पाएगा और बैक करूँगा नहीं किसी कंडीशन में। साइन का इंटीग्रेशन क्या हुआ? माइनस कास थीटा। लिमिट बच्चों लोग बताते रहेंगे, लिखते भी रहेंगे। और डी थीटा माने 2 पाई। अब देखो ये माइनस साइन अगर हटाना है तो आपको लोअर लिमिट पहले लिखना होगा। तो मैं माइनस साइन अगर हटा दूं तो आ जाएगा कास 0, पहले लोअर लिमिट, फिर माइनस कास पाई और डिवाइडेड बाई 2 पाई। कास 0 का मान 1, कास पाई का मान -1। तो यहाँ पे माइनस है और फिर -1 होगा, तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा। तो बराबर ये बच्चों आ जाएगा 2I0/2 पाई। इसलिए आपको एक रिजल्ट यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर में मिला, एक रिजल्ट मिला I एवरेज पूछा जाए तो I0/पाई, एक रिजल्ट मिला आपको। तो आपको डीसी करंट कितनी मिली? I0/पाई, इसी को हम लोग कहेंगे डीसी करंट। क्लियर हुआ बात?
अब मैंने कोई भी करंट दे दी और मैंने पूछा कि बताओ भाई हाफ वेव रेक्टिफायर है तो डीसी करंट कितनी मिलेगी, तो आप पीक करंट आई नॉट दिया रहेगा और अपान पाई कर लेना, आपको मिल जाएगा। अब बच्चों दूसरा नंबर के बाद तीसरा नंबर आता है। तीसरा नंबर आता है आरएमएस। आरएमएस क्या है? रूट मीन स्क्वायर करंट। अब बच्चों आरएमएस करंट निकालेंगे, बोर्ड पे देखते रहेंगे। रूट मीन स्क्वायर करंट आई आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। देखो लिख रहा हूँ, रूट लगाया ये बड़ा सा, अब आपको स्क्वायर लेना है तो 0 से पाई में ही करंट मिलेगा, तो 0 से पाई में स्क्वायर करना है। आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस दूसरा बच्चों पाई से 2 पाई लिखना होता है और 0 लिखना होता है, क्योंकि बोर्ड वाले बच्चे भी हैं, उनको लिखना पड़ेगा, नहीं तो नेगेटिव नंबर पा जाएंगे एग्ज़ाम में। अब ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 2 पाई और यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाई डी थीटा। डी थीटा की लिमिट रन फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब इसका इंटीग्रेशन बताएंगे बायोलॉजी के लोग, उन्हीं की मैथ तेज होती है, वही बताएं। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करके हमें वैल्यू लिखवानी है। आई नॉट स्क्वायर माने आई नॉट बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन रूट के अंदर जो साइन स्क्वायर थीटा है, आपको अगर पता हो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2। क्या होता है? 1 माइनस कास 2 थीटा अपान 2 होता है। और अगर यहाँ कास स्क्वायर होता तो 1 प्लस कास 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर है 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2। याद रहेगा? इसे आज भी नहीं, पूरे जीवन भर याद रखना, ये बहुत जगह काम आएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह वेव इक्वेशन पढ़ोगे तो हरदम आएगा, रोज़ काम आएगा इसका। और डी थीटा का मतलब क्या हुआ? 2 पाई। अब एक काम करो बच्चों, इसका ज़रा इंटीग्रेशन करवाओ। आई नॉट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ये नीचे वाला 2 बाहर कर लें और 2 पाई बाहर कर लें, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई। सही है। और 1 का इंटीग्रेशन करोगे बच्चों थीटा आ जाएगा, कास का इंटीग्रेशन करोगे अरे साइन 2 थीटा अपान 2 आ जाएगा, लिमिट लगाओगे 0 से पाई हो जाएगा, थीटा की जगह पाई रखोगे पाई आएगा, ठीक है। और साइन 2 पाई 0 होगा, साइन 0 0 होगा, तो ये मिला के सब 0 हो गया, और ये बचा कितना? पाई, और ये कितना हो गया? 0, और ये कितना हो गया? पाई। समझ आया? अब यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों, बोर्ड के लोग ध्यान देंगे, उनको कॉपी में लिखना पड़ेगा, उन्हें अपने स्कूल की कॉपी में लिखना पड़ेगा, नहीं नंबर भी नहीं पाओगे। 1/4 पाई, थीटा की जगह पाई हो गया, और यहाँ पे साइन 2 पाई साइन 0 0 हो गया। अब आप यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आई नॉट अपान 2 आएगा। ये कितना आया? आरएमएस करंट आया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस करंट होती है आई नॉट अपान 2, और बच्चों एवरेज करंट होती है आई नॉट अपान पाई। समझ आया दोनों बात? अब देखो आपके पास आरएमएस करंट आ गया। अब बच्चों चौथा नंबर लिखो, ऐसे लिखते जाना, सब वैल्यू ध्यान रखना है। 4th नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक पेपर में सवाल आया भी था बच्चों, लिखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में, लिखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में बोल्ट है, ऑप्शन दिया था, उसमें दिया था 110 वोल्ट। ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, सुनाइएगा, मेरी बात सुने, मैंने क्या बोला फिर सुनो। हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में वोल्ट है 110 वोल्ट, 157 वोल्ट,
120 वोल्ट, 48 वोल्ट, कौन सही है? हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में वोल्ट है, 4 वोल्ट लिखा है, एक लिखा 110, एक लिखा 157, एक लिखा था 121 और एक लिखा था 48, कौन सही आंसर है? अब हाँ बोलो, कुछ तो बोल रहे थे ना। 100 तो सुना, आगे नहीं सुन पाया। 100 के आगे मैंने 21 भी बोला था और 10 भी बोला था और 57 भी बोला था। तो 100 बोल के 3 हमारे लिए छोड़ दिए थे क्या? पूरा बोला करो, बोलो तो पूरा और नहीं तो बोलो ही मत। चलो ठीक है, आपने बोला है, ये अच्छा किया। कई लोग तो वो भी नहीं किए। चलो बच्चों, आप लोग देखो, अब उसको मैं बता रहा हूँ ना क्या है वो। उसे हम लोग कहते हैं फार्म फैक्टर। फार्म फैक्टर माने किससे बना। जैसे आप कहते हैं ना कि चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन है इलेक्ट्रॉन का। सारे चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई का मल्टीपल है, तो स्मॉल ई से बना। तो आप पढ़ते हैं ना Q बराबर यानी, मिल्कान ने 1930 में बताया था, मिल्कान आयल ड्रॉप मॉडल। तो ऐसे यहाँ पे भी है फार्म फैक्टर। फार्म फैक्टर F बराबर होगा IRMS अपान I एवरेज। RMS का मान है I0 अपान 2 और एवरेज का मान है I0 अपान पाई। बच्चों इसको डिवाइड कर दो, यह आ जाएगा पाई अपान 2। पाई माने 1.57। इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट में जो भी वोल्ट मिलेगा वो 1.57 का मल्टीपल होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में जो भी वोल्ट मिलेगा वो 1.57 का मल्टीपल होगा। जो भी वोल्ट लिखा होगा उसको 1.57 से डिवाइड कर देना, अगर वो नंबर आ जाए तो वो सही है। तो उसमें 121 था, 1.57 से डिवाइड नहीं होगा। 157 लिखा था, सीधे सीधे समझ में आ रहा था कि ये 1.57 का इंटीग्रल मल्टीपल है। समझ आ रहा? तो अब वोल्ट देखकर समझ जाओगे कि नहीं रेक्टिफायर। हाँ, जैसे किसी का चाल देखकर समझ में आ जा रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ऐसे वोल्ट देखकर हम बता देते कौन वाला रेक्टिफायर है। तो बच्चों ये हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, देखो लिख रहा हूँ, V आउटपुट बराबर N इंटू 1.57। यहाँ पे स्मॉल n क्या होगा, आप इसे लिखोगे इंटीजर। क्या लिखोगे? इंटीजर। मतलब 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए बच्चों, आपको ये तो पता चल गया। कौन फैक्टर निकाले अभी? फार्म फैक्टर। हाँ, और आगे बढ़ो। अब हमें ये पता करना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में कितना डीसी करंट आएगा। बच्चों कितना डीसी आएगा? पढ़े हो आप? बोलिए कितना डीसी आएगा? I0 अपान पाई। और कितना AC आएगा? वो AC लिखा है वहाँ पे, वहाँ तो RMS लिखा है। मैं पूछ रहा हूँ AC, और बिना सोचे जो लिखा है वही पढ़ दोगे, I0 अपान 2। वो AC है, वहाँ AC लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ो। RMS। AC तो नहीं लिखा है ना। और मैंने पूछा कि कितना AC करंट है। अब AC करंट कितना है वो कैसे निकालोगे? हर रेक्टिफायर के आउटपुट में AC भी होता है और DC भी होता है ना। DC कितना है वो तो जान गए आप। अब ये जानना बच्चों कि AC कितना होगा। तो अब आप AC करंट कैसे निकालेंगे? किसी को आता है AC करंट? क्या होता है? IRMS स्क्वायर। लिखो, नहीं पता है तो लिखो। IRMS स्क्वायर बराबर IAC स्क्वायर प्लस IDC स्क्वायर। तो RMS करंट सभी करंट का बॉस है। RMS करंट सबसे बड़ा करंट होता है। AC और DC दोनों का सम होता है RMS। तो IRMS स्क्वायर बराबर होता है IAC स्क्वायर प्लस IDC स्क्वायर। अल्टरनेटिंग करंट